बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और वो विषय जो है दोस्तों, वो है शराब। आप भी सोचेंगे कि सर को आज ऐसा क्या जचे कि शराब जैसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमने विषय रखा है शराब, लॉकडाउन व भारत का संविधान। भारत का संविधान दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ा है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जब से कोरोना को आपदा घोषित किया है, स्थितियां एकदम चेंज हो गई है। देखिए, देश में जो सामान्य परिस्थितियां होती हैं, सामान्य परिस्थितियां से आपातकालीन परिस्थितियां में आने के लिए जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल ही लगाना पड़े अनुच्छेद 352 के तहत। ऐसा जरूरी नहीं है। जब से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बनाया है, इस अधिनियम के तहत यदि गृह मंत्रालय, भारत सरकार का गृह मंत्रालय किसी परिस्थिति को अगर आपदा घोषित कर देता है, तो भी ऐसी स्थिति में भारत सरकार के पास बहुत सारे ऐसे पावर्स आ जाते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त नहीं होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो आप ध्यान रखिएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना को आपदा घोषित किया गया है और महामारी अधिनियम 1897 के तहत कोरोना को महामारी घोषित किया गया है। ये दोनों कानून लागू हो जाने की वजह से एक के तहत कोरोना को महामारी और एक के तहत कोरोना को आपदा घोषित कर देने की वजह से भारत सरकार के पास बहुत सारे ऐसे पावर्स आ गए हैं जैसे पावर्स सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त नहीं रहते हैं। तो बहुत सारे दोस्त अभी से लिखने लग गए हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए शराब बहुत आवश्यक है। बहुत सारे मित्र लोग कह रहे हैं कि नहीं, शराब निषेध होना चाहिए। मैं उसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए आया हूं कि शराब के संदर्भ में पिछले 50 दिनों में जो कुछ भी विचार विमर्श हुआ और पिछले 8 दिन से इस विचार विमर्श को बहुत ज़्यादा जो सुर्खियां मिली है मीडिया में, ऐसा क्या हो गया, शराब के संदर्भ में भारत का संविधान क्या कहता है, लॉकडाउन में इस संदर्भ में क्या समस्या आई है, उन सारे विषय पर अपने को चर्चा करनी है। दोस्तों, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि जिस विषय पर हमने आज चर्चा के लिए चुना है वो विषय काफ़ी सेंसिटिव है और मेरे ऐसे मित्र जो शराब के आदी है वो मुझसे इस बात के लिए नाराज हो सकते हैं कि मैं शराब का विरोध कर रहा हूं। लेकिन मुझे पूरी तरह से पता है, अच्छी तरह से पता है कि जो लोग शराब का विरोध करते हैं वो लोग मुझे जरूर इस बात के लिए बधाई देंगे कि हमने इस विषय पर चर्चा की है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने रखना चाह रहा हूं और वो महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि 23 नवंबर 1948 को जब हमारी संविधान सभा में अनुच्छेद 47, जिसे आजकल हम लोग अनुच्छेद 47 देखते हैं भारतीय संविधान का, उस पर जब चर्चा की जा रही थी तो उस समय किस विषय पर चर्चा हुई, क्या चर्चा हुई, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको अनुच्छेद 47 बताना चाहूंगा। इस अनुच्छेद 47 को आप देखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। क्या कहता है अनुच्छेद 47? मुझे आप लोगों के मैसेज भी दिखाई दे रहे हैं, आप जरूर प्रश्न पूछिएगा। इस शराब के संदर्भ में, लॉकडाउन के संदर्भ में भारत का संविधान क्या कहता है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जैसे ही जनता कर्फ्यू का आयोजन किया और जैसे ही बाद में लॉकडाउन का आयोजन किया तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश देकर सभी प्रकार की दुकानें को बंद कर दिया गया और उसमें एसेंशियल जो आवश्यक, जीवन से संबंधित जो आवश्यक जो चीजें होती है उस संदर्भ में दुकान खोलने की परमिशन गृह मंत्रालय ने अपने निर्देशों में दी थी। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं उन निर्देशों के संदर्भ में सरकार ने साफ कहा था कि शराब की दुकानें खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गृह मंत्रालय का निर्देश जारी किया गया था। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि गृह मंत्रालय को ये निर्देश जारी करने का पावर कहां से मिला। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक अनुच्छेद 47 रख रहा हूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47। इससे संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करेंगे इसके माध्यम से। तो जरा देखिएगा अनुच्छेद 47 क्या कहता है। देखिए, बात लिखी हुई है कि ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य, इट्स अ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये शब्द लिखा हुआ है, ये काफी महत्वपूर्ण शब्द है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा।
ये शब्द लिखा हुआ है कि ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। किस बात का प्राथमिक कर्तव्य है? कि लोगों के पोषाहार के स्तर को सुधारे, जीवन स्तर को सुधारे, ये राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। और लोगों की पब्लिक हेल्थ, जो लोक स्वास्थ्य है, उसको सुधारना राज्य की प्राइमरी ड्यूटी है। ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है कि राज्य की प्राइमरी ड्यूटीज का उल्लेख कहां पर है? तो अनुच्छेद 47 में। इससे भी बढ़िया प्रश्न हो सकता है कि अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य के जो प्राथमिक कर्तव्य बताए गए वो कौन से हैं? तो पोषाहार स्तर को सुधारना, जीवन स्तर को सुधारना और पब्लिक हेल्थ को सुधारना राज्य की प्राइमरी ड्यूटी है, ऐसा 47 में लिखा हुआ है। आप मुझसे दोस्तों प्रश्न पूछेंगे, उसी विषय पर बात कर रहे हैं भरत जी, अनुच्छेद 47 के बारे में। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि शराब के संदर्भ में कानून कहाँ है? तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 47 को अगर आप ढंग से देखें तो अनुच्छेद 47 में साफ साफ लिखा हुआ है, राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। मादक पदार्थ यानी अल्कोहलिक पदार्थ यानी शराब पर रोक लगाएगा राज्य, ऐसा अनुच्छेद 47 के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 47 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, राज्य के प्राथमिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है और उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। दोस्तों, मैंने अभी एक डेट लिखी थी आपके सामने और वो डेट है 23 नवंबर 1948। ये जो डेट लिखी मैंने 23 नवंबर 1948, इसका उल्लेख मैंने क्यों किया? 23 नवंबर 1948 को इस अनुच्छेद पर संविधान सभा में चर्चा हुई और संविधान सभा की अगर आप चर्चा को देखेंगे तो जो लोग शराब के समर्थक हैं और जो शराबबंदी के समर्थक हैं, आपको एकदम आराम से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि भारत के संविधान निर्माता शराबबंदी के संदर्भ में, मद्यपान के संदर्भ में क्या विचार रखते थे। दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 47 है, आज का जो अनुच्छेद 47 है, आज का जो अनुच्छेद 47 है वो मूल रूप में अनुच्छेद 38 था। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज का जो अनुच्छेद 47 है वो मूल रूप से अनुच्छेद 38 था। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि मूल रूप से अनुच्छेद 38 था से क्या मतलब है? दोस्तों याद कीजिएगा, सर BN राव ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। उस प्रारूप पर विचार विमर्श करने का काम प्रारूप समिति ने किया था और उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। तो संविधान का जब प्रारूप तैयार किया गया था तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत ये सारी बातें लिखी हुई थी। ये जो बातें आप 47 में देख रहे हैं वो मूलतः किस में लिखी हुई थी? 38 में लिखी हुई थी। और यही संविधान सभा ने जब इस संविधान को पारित कर दिया तो यही अनुच्छेद 38 आगे जाकर क्या बन गया? अनुच्छेद 47 बन गया। जब अनुच्छेद 38, मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, मूल रूप से जो अनुच्छेद 38 है आज के संदर्भ में अनुच्छेद 47 कहलाता है। जब अनुच्छेद 38 पर विचार विमर्श किया जा रहा था संविधान सभा में, तब अनुच्छेद 38 इतना ही था। अनुच्छेद 38 में इतनी ही बातों का उल्लेख था कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार को ध्यान में रखेगा, राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार करेगा, राज्य लोगों की पब्लिक हेल्थ में सुधार करेगा। अनुच्छेद 38 इतना ही था। ये जो बात है वो बाद में जोड़ी गई और बाद में जोड़ने के बाद ही अनुच्छेद 38 किस रूप में हमारे सामने आया? अनुच्छेद 47 के रूप में हमारे सामने आया। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हमने बहुत अच्छा विषय चुना है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात, 23 नवंबर 1948 को संविधान में इस विषय पर चर्चा हुई, शराब के विषय पर चर्चा हुई, संविधान सभा में चर्चा हुई। एक तो मैंने बात ये कही। दूसरी बात, मूल रूप से यह अनुच्छेद 38 था। तीसरी बात, जब अनुच्छेद जोड़ा जा रहा था, जब अनुच्छेद बनाया जा रहा था, उस समय केवल इतनी ही बातों का उल्लेख था, शराबबंदी जैसी बात का उल्लेख नहीं था। तो फिर शराबबंदी की बात कहां से आई, यह समझने की आवश्यकता है। महावीर त्यागी, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, महावीर त्यागी हमारी संविधान सभा के एक मेंबर थे। इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, महावीर त्यागी ने संविधान सभा में ये प्रस्ताव रखा था कि अनुच्छेद 38, जिसे आजकल हम लोग अनुच्छेद 47 के नाम से जानते हैं, उस अनुच्छेद 38 में नई शब्दावली जोड़ी जानी चाहिए। और नई शब्दावली क्या जोड़ी जानी चाहिए? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 38 में आप ये जोड़ दीजिए कि राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर तथा ऐसी दवाओं के सेवन पर जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकती है, उन दवाओं के सेवन पर रोक लगाएगा।
ये प्रस्ताव महावीर त्यागी ने संविधान सभा में रखा? दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, संविधान सभा में मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो आंसर होगा महावीर त्यागी। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। रासुका के बारे में भी बात करेंगे, आप फिलहाल इसको देखिएगा। तो संविधान में महावीर त्यागी ने यह प्रस्ताव रखा कि राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर और ऐसी दवाओं के सेवन पर रोक लगाएगा जो व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए घातक हो। एक तो बात हुई ये। दूसरी बात, हमारी संविधान सभा में एक और मेंबर थे, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना। ये सारे नाम आप नोट कर लेना, बहुत अच्छे प्रश्न हो सकते हैं। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना हमारी संविधान सभा के एक मेंबर थे। उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा? उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ये जो शराबबंदी करने आप जा रहे हैं, मादक पदार्थों के सेवन पर आप रोक लगाने के संदर्भ में प्रावधान करने जा रहे हैं, आप एक काम करिए कि मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के संदर्भ में आप संविधान में प्रावधान कर दीजिए, लेकिन साथ साथ में एक प्रावधान और कीजिए। और वो क्या प्रावधान कीजिए? चिकित्सा प्रयोजन। चिकित्सा प्रयोजन का मतलब है मेडिकल पर्पज के लिए शराब का प्रयोग किया जा सकता है, मेडिकल पर्पज को छोड़कर मादक पदार्थों के सेवन पर राज्य रोक लगाएगा, इस प्रकार का आप संशोधन कर दीजिए। ये बात प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने कही। मेरी बातों को शायद आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, लेकिन मैं वापस बोलता हूं। जिसे आजकल हम लोग अनुच्छेद 47 के नाम से जानते हैं दोस्तों, मूलतः वह अनुच्छेद 38 था। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत केवल इतना लिखा हुआ था कि राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य होगा कि राज्य लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखे, उनके पोषाहार को ध्यान में रखे और उनके जीवन स्तर में सुधार करे। बस इतना ही लिखा हुआ था। एक आए महावीर त्यागी। महावीर त्यागी ने प्रस्ताव रखा कि नहीं, अनुच्छेद 38 में यह भी जोड़ दो कि राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर और ऐसी दवाओं के सेवन पर रोक लगाएगा जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। ये तो रखा महावीर त्यागी ने। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने कहा कि ये ठीक है कि मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन एक शब्द उसमें और जोड़ दो। क्या जोड़ दो? मेडिकल पर्पज को छोड़कर आप मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाओगे। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों, ये प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ये कहना चाहते हैं कि मेडिकल पर्पज के लिए शराब का प्रयोग किया जा सकता है, बाकी जो चीजें हैं उसमें आप मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगा दीजिए। ये प्रस्ताव किसने रखा था? प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने रखा था। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, महावीर त्यागी ने जो प्रस्ताव रखा, वो प्रस्ताव उन्होंने 24 नवंबर 1948 को रखा। तो आप मुझसे एक प्रश्न पूछोगे कि मैंने अभी 23 नवंबर का उल्लेख क्यों किया? तो दोस्तों, 23 नवंबर का उल्लेख मैंने इसलिए किया क्योंकि 23 नवंबर 1948 को यस सुरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित अनुच्छेद 38 व अनुच्छेद 47 का रहस्य सहित, यस मैं यही बातें रखना चाह रहा हूं। 23 नवंबर 1948 को महावीर त्यागी ने जब शराब जैसे विषय पर जब चर्चा करनी शुरू की, तब उन्होंने इस तरह से बात को शुरू किया कि मैं जो प्रस्ताव रखने जा रहा हूं, उस प्रस्ताव से मेरे ऐसे बहुत सारे मित्र जो शराब के आदी हैं, वो मेरे प्रस्ताव का विरोध करेंगे। लेकिन बहुत सारी गृहिणियां, जो हमारे घरों में जो महिलाएं रहती है, बहुत सारी गृहिणियां मुझे इस बात के लिए आशीर्वाद देगी कि मैं शराबबंदी के संदर्भ में संविधान में प्रावधान करने के लिए प्रस्ताव रखने जा रहा हूं। यह बात उन्होंने 23 नवंबर को कही और 24 नवंबर को महावीर त्यागी ने प्रस्ताव रख दिया इस प्रकार का। फिर प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना आए, जैसा मैंने अभी कहा, उन्होंने कहा कि मेडिकल पर्पज के लिए तो शराब का यूज होना चाहिए, बाकी शराब बंदी होनी चाहिए, मद्यपान का निषेध होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बात कही। देखिए दोस्तों, यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आप इसको अनुच्छेद को देखिए, बहुत ढंग से इस अनुच्छेद को देखिए, आर्टिकल 47 को देखिए। इसमें साफ साफ बात लिखी हुई, क्या बात लिखी हुई है? ये साफ साफ लिखी हुई, एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पज।
आज के दिन संविधान में साफ साफ शब्दों में इस बात का उल्लेख है कि राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा, लेकिन किस बात को छोड़कर? मेडिकल पर्पज को छोड़कर राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। आज के दिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में ये बात लिखी हुई है। तो एक्चुअली में ये जो प्रस्ताव है रखा किसने? प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने रखा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, ये अनुच्छेद 47 जो संविधान में आज हमको दिखाई देता है, जो मूलतः अनुच्छेद 38 था, वो ऐसे ही आ गया? 24 नवंबर 1948 को विस्तार से चर्चा हुई इस अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 38 पर, जो बाद में जाकर क्या बन गया? अनुच्छेद 47 बन गया। और आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि बहुत सारे लोगों ने शराब पर निषेध के समर्थन में अपनी बात रखी और बहुत सारे लोगों ने शराब निषेध के संदर्भ में, कानून बनाने के संदर्भ में उन्होंने अपना विरोध किया। देखिए, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना ने जो प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव के बारे में मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। वो क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने प्रस्ताव रखते हुए संविधान सभा में कहा कि जो मनुष्य शराब पीते हैं, वो मनुष्य शराब पीने वाले जो लोग हैं, उनको ये पता नहीं है कि इसके दुष्परिणाम क्या आएंगे। दोस्तों, बहुत सारे मित्र ऐसे हो सकते हैं जो शराब पीते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शराब का विरोध करते हैं। जो शराब का विरोध करते हैं या जो शराब का समर्थन करते हैं, उनके तर्क क्या हैं? उन तर्कों को अगर आज हम लोग देखते हैं तो वो सारे तर्क आपको संविधान सभा में सदस्यों के द्वारा भी दिए गए थे। तो प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना कहते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि जो मित्र शराब पीते हैं उनको पता नहीं है कि भविष्य में इसके दुष्परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जैसे राजस्थान में शराबबंदी, जैसे राजस्थान में शराब की दुकानें खोली गई, मद्रास में शराब की दुकानें खोली गई, अन्य अलग अलग राज्यों में शराब की जो दुकानें लॉकडाउन के दौरान जो सरकार ने खोली है, कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन कई सारे लोग इसके पक्ष में भी है। और वो क्या पक्ष में है? जो लोग शराब की दुकानें खोलने के जो पक्ष ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार को इससे बहुत ज़्यादा आय होती है, इनकम होती है। आप लोग जानते हैं सरकार को बहुत आबकारी के रूप में सरकार को राजस्व की प्राप्ति शराब के माध्यम से होती है। ये जो तर्क देने वाले लोग हैं, उसके बारे में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना संविधान सभा में क्या कह रहे हैं, आप जरा देखिएगा। उन्होंने बहुत सुंदर सी बात कही कि मैं जानता हूं कि अगर हमने शराबबंदी कर दी तो इससे आय का नुकसान होगा, इनकम का नुकसान होगा, लेकिन जितनी आय की क्षति होगी, जितनी आय का नुकसान होगा, उससे 4 गुना ज्यादा लोगों को फायदा होगा शराबबंदी से। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना संविधान सभा में स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि जो लोग ये विरोध करते हैं कि शराबबंदी हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में सरकार की आय घट जाएगी, प्रोफेसर सक्सेना उनकी आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि सरकार की जितनी इनकम होती है शराब से, उससे शराबबंदी कर देने से सरकार को 4 गुना फायदा होगा, ऐसा प्रोफेसर सक्सेना साहब कहना चाहते हैं। तो आप मेरी बात को ढंग से समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, मैं एक आपके सामने नाम रखना चाह रहा हूं, प्रोफेसर BH खाडेकर। BS खाडेकर ये संविधान सभा के एक मेंबर थे और वो शराब निषेध के संदर्भ में जो प्रस्ताव रखा जा रहा था उसका उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। बहुत ध्यान से सुनिए, BH खाडेकर ये संविधान सभा में एक मेंबर थे। उन्होंने शराबबंदी के संदर्भ में जो संविधान में प्रावधान किया जा रहा था उसका उन्होंने जबरदस्त विरोध किया। एकता जी कह रहे हैं उससे 4 गुना मेडिकल पर्पस पर यूज खर्चा होगा। यस, ऑब्वियसली वो ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। BH खाडेकर क्या कहना चाह रहे हैं? BS खाडेकर ये कह रहे हैं कि शराब का निषेध अमेरिका में किया गया। उन्होंने 10-12 तर्क दिए। अमेरिका के संविधान में शराबबंदी के बारे में प्रावधान किया गया, लेकिन बहुत जल्दी अमेरिका के संविधान में संशोधन किया गया और शराबबंदी के बारे में जो कानून लाया गया उस कानून को समाप्त कर दिया गया। खाडेकर साहब संविधान सभा में ये कहते हैं कि हमें अमेरिका के अनुभव से सीखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब अमेरिका जैसे देश में शराबबंदी का कानून सफल नहीं हुआ तो हमको भारत में भी शराबबंदी के संदर्भ में कानून नहीं बनाना चाहिए, ऐसा खाडेकर साहब संविधान सभा में कहते हैं। दूसरी बात,
खाडेकर साहब ये कहते हैं कि शराबबंदी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मिशन के अंतर्गत, कांग्रेस ने अपने उद्देश्यों के अंतर्गत, कांग्रेस ने अपने आंदोलन के अंतर्गत देश की जनता से ये वादा कर रखा है कि जब वो सत्ता में आएंगे तो मद्य निषेध करेंगे, शराबबंदी कानून बनाएंगे। खाडेकर साहब ये कहते हैं कौन सी कांग्रेस, किस बात की कांग्रेस? कांग्रेस एक संगठन था जिसके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी, अब देश आज़ाद हो गया, अब स्वतंत्र भारत में कांग्रेस जैसे संगठन का कोई भूमिका नहीं है, इसलिए शराबबंदी कानून बनाना चाहिए, ये कहने का हक कांग्रेस को अब नहीं रहा, ऐसा खाडेकर साहब कह रहे हैं। तीसरी बात जो खाडेकर साहब जो तर्क दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मद्रास एक स्टेट है जहां पर शराबबंदी के संदर्भ में कानून बनाया गया, लेकिन ये कानून पूरी तरह से असफल रहा। इस वजह से मद्रास से सीखते हुए भी हमको शराबबंदी जैसा प्रावधान संविधान में नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना और महावीर त्यागी ने शराब के निषेध के संदर्भ में जो प्रस्ताव रखा उसका BH खाडेकर साहब विरोध कर रहे हैं। और वो क्या विरोध कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि शराबबंदी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी ऐसा चाहते थे इसलिए शराबबंदी होनी चाहिए। महात्मा गांधी के जो 4 रचनात्मक कार्य थे उनमें मद्य निषेध, शराबबंदी टॉप पर था। लेकिन खाडेकर साहब ये कहते हैं कि गांधी जी ने कह दिया है इसका मतलब शराबबंदी होनी चाहिए, ये क्या बात हुई? ये खाडेकर साहब कह रहे हैं। गांधी जी ने जो कह दिया कोई वो आदि वाक्य नहीं है, ऐसा खाडेकर साहब कह रहे हैं। इसलिए मद्य निषेध नहीं करना चाहिए, देश के युवाओं को खुद तय करना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। गांधी जी की कह देने मात्र से शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, ऐसा BH खाडेकर साहब संविधान सभा में कह रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या क्या तर्क दिए उन्होंने शराबबंदी का विरोध करने के लिए। फिर उन्होंने, दोस्तों अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा है तो हेराल्ड जे लास्की का नाम आपने जरूर सुना होगा। हेराल्ड जे लास्की की किताब का उल्लेख करते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि लास्की ने अपनी पुस्तक, मैं पुस्तक का नाम भी आपको बता देता हूं, हेराल्ड जे लास्की ने अपनी जो किताब लिखी आधुनिक राज्य में स्वतंत्रता, उस पुस्तक में लास्की ने शराबबंदी के बारे में चर्चा की है और लास्की ने शराबबंदी को ठीक नहीं ठहराया। खाडेकर साहब भी लास्की को इंगित करते हुए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति शराब पिएगा या नहीं पिएगा ये उसका व्यक्तिगत मामला है, इसलिए राज्य को किसी भी प्रकार से शराब से संदर्भ में कानून नहीं बनाना चाहिए, ऐसा खाडेकर साहब कह रहे हैं। आप अंदाज लगा दीजिए कि संविधान सभा में शराब के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए, शराबबंदी कानून के खिलाफ में क्या क्या तर्क दिए, इसका आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। खाडेकर साहब जो एक बात कह रहे हैं आपको बड़ी अजीब सी लगेगी दोस्तों, मैं आपके सामने उसको शेयर कर रहा हूं। कई सारे ऐसे लोग जो शराब पीते हैं वो भी अक्सर ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि शराब पीने के बाद में व्यक्ति बुद्धिजीवी हो जाता है। खाडेकर साहब ने संविधान सभा में इस बात को कहा, बड़ा अजीब सा तर्क है। उन्होंने कहा कि यूनान में सभी प्रकार का दर्शन और सभी प्रकार के विज्ञान के संदर्भ में आविष्कार हुआ है। दर्शन और विज्ञान की नींव यूनान में है। वो कहते हैं यूनान में किसी भी प्रकार के शराब निषेध कानून नहीं है, वहां किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं है, तो जब सारा ज्ञान वहां से आ रहा है और वहां शराब पर निषेध नहीं है तो भारत में क्यों किया जा रहा है, ऐसा वो तर्क देते हैं। दोस्तों उनकी खाडेकर साहब के अगर आप तर्कों को देखेंगे तो वो उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क दिए, उनमें से एक तर्क मैं आपके सामने और रख रहा हूं। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि शाम को जब आप घर पे बैठकर एक हाथ में जब छाछ वाला जो मट्टा होता है, मट्टा का गिलास लेकर अगर किसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं और एक कोई दूसरा व्यक्ति है जो एक हाथ में शराब का गिलास लेता है, बियर का गिलास लेता है और फिर वो किसी विषय पर चर्चा करता है, तो दोनों में रात दिन का अंतर है, खाडेकर साहब कहते हैं। वो कहता है कि जिसके हाथ में मट्टा का गिलास है वो कोई खास विचार विमर्श नहीं कर पाता है, जबकि जिसके हाथ में शराब और बियर की गिलास है वो बहुत जबरदस्त विचार विमर्श करता है। ऐसा खाडेकर साहब तर्क देते हैं हमारे संविधान सभा में। आप अंदाज लगा दीजिए कि उनकी तर्कों का लेवल क्या है। आगे वो कहते हैं कि अगर शराब के संदर्भ में शराब पीने से रोका गया लोगों को तो लोग विषैले पदार्थ पीने लग जाएंगे जिससे उनकी मौत हो जाएगी। शराबबंदी कानून अगर बना दिया तो लोग कानून को तोड़ेंगे, इससे और नई समस्या पैदा हो जाएगी, ऐसा खाडेकर साहब कहते हैं। खाडेकर साहब के ये जो तर्क हैं आप अंदाज लगा सकते हैं दोस्तों किस तरह से उन्होंने शराबबंदी के संदर्भ में संविधान में जो प्रावधान किए जा रहे थे उसका विरोध करते हुए ये सारी बातें कही।
तो खाडेकर साहब की बातें के बाद में मैं बात करना चाहूंगा। हमारे संविधान सभा में एक मेंबर थे जयपाल सिंह जी। ये जो संविधान सभा के मेंबर थे जयपाल सिंह जी, ये जयपाल सिंह जी वो व्यक्ति हैं जो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जयपाल सिंह जी वे व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। ये जयपाल सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आदिवासियों के संदर्भ में, जिन्हें आजकल हम लोग अनुसूचित जनजाति कहते हैं, उन अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान करवाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया, बहुत डिमांड्स रखी थी और उनकी डिमांड्स को स्वीकार किया गया। जब शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जब इस विषय पर चर्चा हुई, तब जयपाल सिंह जी क्या कहते हैं वो जरा देखिएगा। जयपाल सिंह जी ने कहा कि मैं आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता हूं और मेरे ऐसे बहुत सारे आदिवासी हैं जिनके धार्मिक रीति रिवाज बिना शराब के संभव ही नहीं है। ऐसा जयपाल सिंह जी संविधान सभा में बहस के अंतर्गत 24 नवंबर 1948 को कहते हैं। शिक्षा कह रही है शराब, शिखा शर्मा कह रही है शराब पीने के बाद आदमी बुद्धिजीवी। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये तो खाडेकर साहब ने संविधान सभा में कहा। मैं शराब बंदी का बहुत कट्टर समर्थक हूं, शराब पर रोक लगनी चाहिए, इसका मैं समर्थक हूं। मैं तो वो बात कह रहा हूं जो संविधान सभा में खाडेकर साहब ने कही। जयपाल सिंह जी कह रहे हैं कि आदिवासियों के ऐसे बहुत सारे धार्मिक कार्य ऐसे हैं जो शराब के बिना संभव ही नहीं है। जयपाल सिंह जी ने किन शब्दों का प्रयोग किया मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए चावल व बियर के बिना कोई धार्मिक कर्तव्य का धार्मिक कृत्य नहीं हो सकता। वो आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि संथाल को चावल की बियर ना मिले तो बंगाल में धान का पौधारोपण नहीं हो सकता। वो ये इसलिए कह रहे हैं, कि बंगाल में जिस तरह से मूसलाधार बारिश होती है, उस बारिश के अंतर्गत वो इतने कीचड़ में सने हुए बिना खास उपकरणों के अगर वो काम करते हैं तो इसके पीछे कारण यही है क्योंकि वो बियर पीते हैं। ऐसा जयपाल सिंह जी कहते हैं। इसलिए अगर आपने शराबबंदी के संदर्भ में कोई प्रावधान संविधान में किया तो वो आदिवासियों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप होगा, ऐसा जयपाल सिंह जी कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं चूंकि मैं खुद एक आदिवासी हूं और मैं हरगिज भी नहीं चाहूंगा कि मेरे विशेषाधिकारों में सरकार या राज्य किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करे, ऐसा जयपाल सिंह जी कह रहे हैं। तो दोस्तों, खाडेकर साहब और जयपाल सिंह जी, ये दोनों जो संविधान सभा के जो मेंबर्स हैं, वो शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा मद्य निषेध के संदर्भ में संविधान में प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये बात मैंने आपके सामने रखी। लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति देखिए, वी आई पूरा नाम लिखवा देता हूं, मुन्नीस्वामी पिल्ले, वी.आई. मुन्नीस्वामी पिल्ले, ये हमारे संविधान सभा के एक मेंबर थे और ये मद्रास से थे। वो क्या कह रहे हैं शराबबंदी के संदर्भ में? उन्होंने कहा कि जयपाल सिंह जी ये कहते हैं कि वे आदिवासियों का नेतृत्व करते हैं। मुन्नीस्वामी पिल्ले खुद कह रहे हैं कि मैं भी आदिवासी हूं, मैं भी आदिवासियों के बीच में मैंने भी काम किया है, आदिवासियों का मैं भी प्रतिनिधित्व करता हूं। और वो आगे कहते हैं कि हमारे आदिवासी ऐसे नहीं है कि उनके जो धार्मिक कार्य जो हैं वो शराब के बिना संभव ही नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं आदिवासियों को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, मैंने आदिवासियों के बीच में काम किया है, इसलिए मैं बहुत बेहतर ढंग से जानता हूं कि हमारे कोई भी धार्मिक उत्सव ऐसे नहीं है जो केवल शराब से ही संभव है। ऐसा वो ये कह रहे हैं। लालचंद जी कह रहे हैं सर कैसे पता चलता है कि शराब का समर्थन करने वाले कितने बुद्धिजीवी हैं? ये मेरी बात नहीं है, ये खाडेकर साहब कह रहे हैं। शराब पीनी चाहिए क्योंकि बुद्धिजीवियों में गिनती करवानी है, ऐसा सत्यवान कह रहे हैं। देखिए, ये सब खाडेकर साहब के तर्क हैं और शराब पीने वाले जो लोग हैं वो यही तर्क देते हैं। उनके तर्कों को, ये जो उनके जो तर्क हैं, उनके तर्क हमारे संविधान सभा में भी दिखाई देते हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। फिर ये जो पिल्ले साहब है, पिल्ले साहब ने कहा कि गांधी जी की अगर पूरी फिलॉसफी देखें और गांधी जी के अगर हम लोग रचनात्मक कार्यों को देखें तो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत सबसे टॉप पर मद्य निषेध है, शराबबंदी है, क्योंकि शराब देश का सर्वनाश कर रहा है, ऐसा पिल्ले साहब कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, संविधान सभा में शराबबंदी के संदर्भ में बहुत तीखी बहस हो रही है और 24 नवंबर 1948 को इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए बॉम्बे के, हमारी संविधान सभा में बॉम्बे से एक सदस्य थे बीजी खैर साहब। बीजी खैर साहब ने
भी शराब के संदर्भ में बहुत कुछ कहा। और जिस प्रकार के तर्क जयपाल सिंह जी और खाडेकर साहब ने शराब के पक्ष में दिए, शराबबंदी के कानून के विरोध में दिए, उसके ठीक विपरीत बीजी खैर साहब ने शराबबंदी होनी चाहिए इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए। ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हो सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। नवनीत जी कह रहे पूरे देश में शराब बंद कर देना चाहिए। ऑब्वियसली शराब से आय प्राप्त होती है, ऐसा सरकार का जो तर्क है, उस तर्क पर लोगों ने वापस किस तरह के जवाब दिए, वही जवाब मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो देखिए, बीजी खैर साहब ने साफ साफ शब्दों में कहा कि खाडेकर साहब ये कहते हैं कि व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी करे। तो बीजी खैर साहब कहते हैं किसी भी व्यक्ति को आत्मघात करने की स्वतंत्रता नहीं हो सकती है। शराब अगर आप पीते हो तो ये एक तरह से सुसाइड है, ऐसा बीजी खैर साहब कहते हैं। आपको उस व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्मघात कर सकते हैं। आत्महत्या करने की स्वतंत्रता आपको नहीं दी जा सकती है। प्रियंका कह रही है कि कुछ भी हो, शराब पीने के बाद किसी से भी कुछ भी सच बुलवाया जा सकता है। मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी शराब नहीं पी है, तो सच बुलवाना है कि कैसे बुलवाना है इसका मुझे आइडिया नहीं है। कांता कह रही है ये राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। यस, वही बीजी खैर की मैं बात कर रहा हूं। बीजी खैर ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग नहीं माना जा सकता। बीजी खैर साहब फिर आगे बात कहते हैं कि आप बहुत सारा पैसा अगर शराब की वजह से प्राप्त करते हो आबकारी कर के रूप में, तो वो जो पैसा है, उस पैसे को अगर आप शिक्षा पर बाद में खर्च करते हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये गलत है। बीजी खैर साहब ने तो यहां तक कहा कि स्मृतियों में, हमारी जो हिंदू धर्म की जो स्मृतियां हैं, स्मृतियों में जिन 5 घोर पापों का उल्लेख है, उन 5 घोर पापों में से एक पाप मद्यपान भी है, यानी शराब पीना भी एक पाप है। बीजी खैर साहब आगे बात करते हुए एक बहुत शानदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि इस दुनिया में 3 ऐसी समस्या है जिससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। एक वो कहते हैं शराब पीना, दूसरा वो कहते हैं जुआ खेलना, और तीसरा वो कहते हैं वेश्यावृत्ति। ये 3 ऐसी समस्या है जो विश्वव्यापी समस्या है और इसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत जैसे देश को जब संविधान का निर्माण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मद्यपान पर यानी शराब के सेवन पर रोक लगाकर दुनिया भर के देशों में एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा बीजी खैर साहब कह रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है बीजी खैर साहब ने, इसको भी दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए, जयपाल सिंह जी जो आदिवासी समुदाय का नेतृत्व करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे धार्मिक उत्सव जो है शराब के बिना नहीं हो सकते। लेकिन मैंने आपके सामने पिल्ले स्वामी जी का बारे में लिखा। इसी प्रकार से एवी ठक्कर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे संविधान सभा में मेंबर थे। एवी ठक्कर भी आदिवासी है और उन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा समय आदिवासियों के हितों के लिए काम करते हुए बिताया। एवी ठक्कर साहब ने भी साफ साफ शब्दों में कहा, आदिवासी इस बात को ज्यादा पसंद करेंगे कि मद्यपान का निषेध कर दिया जाए। इसका मतलब हमारे संविधान सभा में पूरी इस तरह से बहस हुई है इस बात को लेकर कि शराब कितनी घातक है, या शराब के पक्ष में जो लोग बोल रहे थे उनके भी जो तर्क है वो भी मैंने आपके सामने रखे हैं। गजेंद्र जी कह रहे हैं शराब पीने के बाद में बलात्कार से संबंधित बहुत सारी घटनाएं घटी है। यस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराब एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से अनेक और बीमारियां पैदा होती है। समाज में जो डोमेस्टिक जो वायलेंस की जो घटना होती है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण शराब है। लेकिन हम लोग एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन इस संदर्भ में क्या कहता है, इस विषय पर बात करना चाहते हैं। तो जरा इसको देखिएगा। BS संधू जी कह रहे हैं शराबबंदी कोई अच्छा विकल्प नहीं है। ये खाडेकर साहब के साथ में दिखाई देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब बातें हुई। अब आप मुझसे एक प्रश्न पूछेंगे दोस्तों कि जब अनुच्छेद 38, जब अनुच्छेद 47 में बदला, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब इस बारे में क्या सोचते हैं? डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार है शराब के संदर्भ में? और अनुच्छेद 47 में ये जो प्रावधान किया गया, कौन सा प्रावधान, कि राज्य मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा मेडिकल पर्पज को छोड़कर।
इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर साहब कहाँ हैं? देखिए दोस्तों, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, और मैं अक्सर जब भी मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है तब मैं ये जरूर कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर भारत के संविधान के निर्माता है, जनक है। जनक क्यों है डॉक्टर अंबेडकर संविधान के? इसके पीछे और कारण देखिएगा जरा, मैं कारण आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों, शराब के पक्ष में, शराब के पक्ष में खाड़ेकर साहब, शराब के पक्ष में जयपाल सिंह जी, ये दो लोग। इधर विपक्ष में महावीर त्यागी, जिन्होंने प्रस्ताव रखा था शराब कानून के बारे में, महावीर त्यागी। प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना, मुन्ने स्वामी पिल्ले, मुन्ने स्वामी पिल्ले। एवी ठक्कर साहब, एवी ठक्कर। बीजी खैर, बीजी खैर। ये लोग सब शराबबंदी के पक्ष में हैं, अर्थात शराब के विपक्ष में ये लोग। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब कहां हैं? प्रश्न ये है कि जब इस तरह का जब विचार विमर्श चल रहा है, 24 नवंबर 1948 को संविधान सभा में जबरदस्त जब हॉट टॉक जब हो रही है शराब के संदर्भ में, देन वेयर इज डॉक्टर अंबेडकर? तो डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। इस संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर कहां है? जरा देखिए, क्या गजब की बात कही डॉक्टर अंबेडकर ने। और डॉक्टर अंबेडकर की यह ड्यूटी थी कि जब भी किसी अनुच्छेद में कोई प्रावधान किया जा रहा था और उस संदर्भ में जब भी कोई संशोधन के लिए जब प्रस्ताव रखा जा रहा था, तो सारे प्रश्नों के जवाब डॉक्टर अंबेडकर देते थे। मुझे लगता है कि अगर आप ये जवाब सुनेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर अपने विचार प्रकट करते हुए रखा, अगर आप विचार जान लेंगे डॉक्टर अंबेडकर के, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वाकई में संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का कितना बड़ा योगदान है। डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बात कही कि आप क्यों बहस कर रहे हैं भाई, खाड़ेकर साहब आप क्यों बहस कर रहे हैं? आप ये मत भूलिएगा कि ये एक नीति निदेशक तत्व है, अर्थात इसका सीधा सा मतलब ये है कि शराब पर रोक लगाने के संदर्भ में राज्य प्रयास करेगा। हम संविधान के लागू होते ही शराबबंदी नहीं कर रहे हैं, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। ये नीति निदेशक तत्व है, और दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करना या नहीं करना ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ रखा होगा नीति निदेशक तत्व पढ़ते समय। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि ये एक नीति निदेशक तत्व है, इसको लागू करना सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार इसे कब लागू करती है ये सरकार ही तय करेगी। जब भी जनमत, जब भी पब्लिक ओपिनियन, जब भी लोगों का दबाव सरकार के ऊपर बढ़ेगा, सरकार अपना आप ही शराबबंदी के संदर्भ में कानून बना लेगी। हमने तो इसको नीति निदेशक तत्व में शामिल किया। दूसरी बात दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने जो कही, मेरे हिसाब से ये डॉक्टर अंबेडकर को इस विषय का कितना गहरा नॉलेज है, संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर का कितना बड़ा योगदान है, वो इससे स्पष्ट हो जाता है। दोस्तों आप लोगों ने संविधान की अनुसूचियां अगर पढ़ी हो तो 12 अनुसूचियां हैं आज के दिन, और अगर आपने अनुसूची 5 और अनुसूची 6 पढ़ी हो तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि अनुसूची 5 व अनुसूची 6 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन कैसे किया जाए उसके संदर्भ में, अर्थात ऐसे एरियाज जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, अर्थात ऐसे एरियाज जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, उनके ऊपर प्रशासन किस तरह से किया जाएगा, उस संदर्भ में अनुसूची 5 है, उस संदर्भ में अनुसूची 6 है। ये शायद आप अच्छी तरह से जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जयपाल सिंह जी को जवाब देते हुए कहा कि जयपाल सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि मैं आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करता हूं और आदिवासियों के बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे उत्सव बिना शराब के संभव नहीं है, ऐसा आप जयपाल सिंह जी कह रहे हैं। और अगर सरकार ने शराबबंदी के संदर्भ में कानून बना दिया तो वो आदिवासियों के विशेषाधिकारों में हनन होगा, ऐसा आप जयपाल सिंह जी कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि आपको फिर इसका मतलब अनुसूची 5 और अनुसूची 6 पता ही नहीं है। अनुसूची 5 और अनुसूची 6
अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में विशेष प्रावधान करती है। और विशेष प्रावधान का मतलब क्या है? विशेष प्रावधान का मतलब यह है कि केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार जब अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में कोई कानून बनाएगी तो वो कानून तब ही लागू होगा जब अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित समितियां इस संदर्भ में परमिशन देगी। दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हमारे भारत में बहुत सारे राज्य अनुच्छेद 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के अंतर्गत उनको विशेष प्रावधान कर रखा है। हमारी संसद के द्वारा बनाए गए कानून इन राज्यों में डायरेक्टली लागू नहीं होते हैं। जब तक उन राज्यों के विधानमंडल इस संदर्भ में अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं तब तक केंद्र सरकार का कानून, भारत की संसद के द्वारा बनाया गया कानून लागू नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने जयपाल सिंह जी को जवाब देते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि आदिवासियों के मामलों में हस्तक्षेप हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 ये कहती है कि कोई भी राज्य सरकार या भारत सरकार का कानून उन क्षेत्रों में उनकी अनुमति के बिना लागू नहीं होगा। अर्थात अगर शराबबंदी के संदर्भ में भी आपने कानून बनाया तो जब तक वे लोग उसे अपनी स्वीकृति नहीं देंगे तब तक वो कानून लागू नहीं होगा। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब देते हुए कहा। दोस्तों, मैंने इस विषय को क्यों चुना? मैंने इस विषय को इसलिए चुना, 2-3 बड़े कारण हैं। शराब आवश्यक है और स्कूल आवश्यक नहीं है। रामदेव जी गोदारा साहब ऐसा कह रहे हैं। यस, यही तो प्रश्न है। देखिए, विडंबना देखिए कि राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की अनुमति मिल जाने के बाद सब राज्य सरकारों ने शराब की दुकानें खोल दी और स्कूल्स बंद है, जीवन से संबंधित अन्य जो कार्य हैं वो बंद कर रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है। ये सारे मामले कोर्ट में गए और कोर्ट में गए इसी वजह से आप लोगों के बीच में इस विषय को लेकर चर्चा करने के लिए आए। कोर्ट में कहां गए, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं। देखिए, पहली बात, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जैसे ही केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया, अर्थात शराब की दुकानें नहीं खुलेगी इसका आदेश दिया, तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाए। प्रश्न ये उठाया कि केंद्र सरकार के पास इस बात का पावर कैसे आ गया कि शराब की दुकानें खुलेगी या नहीं खुलेगी। मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, इतने सारे मित्र लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरा उन लोगों से प्रश्न है, शराब की बिक्री, शराब का उत्पादन, शराब की मैन्युफैक्चरिंग एक किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है, संवर्ती सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है? जल्दी से जवाब दीजिए। शराब की बिक्री, शराब का उत्पादन किस सूची का विषय है? जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, शराब की बिक्री और शराब का उत्पादन, शराब की मैन्युफैक्चरिंग, ये सब राज्य सूची के विषय है। अगर राज्य सूची में जो विषय दे रखे हैं उनको अगर आप देखेंगे तो एंट्री नंबर जो 8 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शराब की बिक्री, शराब का उत्पादन, शराब का मैन्युफैक्चरिंग राज्य सूची का विषय है। इसका मतलब इस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य विधानमंडल की है। लेकिन भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत शराब की दुकानों की बिक्री और शराब की दुकानों को खोलने इत्यादि पर रोक लगा दी। तो एक प्रश्न उठा कि क्या ऐसा केंद्र सरकार कर सकती है? देखिए दोस्तों, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू है, इसलिए केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। बहुत ढंग से मालूम होना चाहिए। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार केवल कब मिलता है? जब अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। लेकिन दोस्तों, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के लागू होने पर भी कई राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार को पावर प्राप्त हो गया। जैसे शराब की दुकानों पर केंद्र सरकार के निर्देश पर शराब की दुकान खोलने पर रोक लग गई। फिर आप दोस्तों जानते हैं कि 3 मई को जब हमारा लॉकडाउन सेकंड जब खत्म हो रहा था, उससे ठीक पहले गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए और नए दिशा निर्देश के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने यह कहा कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो शराब की दुकानें खोल सकती। 4 मई को जैसे ही शराब की दुकानें खुली, इतनी जबरदस्त भीड़ हुई शराब की दुकानों पर कि अफरा तफरी मच गई। सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो चल रहा था वो थोड़ा टूटता हुआ नजर आया। जिस तरह से लॉकडाउन में लोग बंद रहे लेकिन अचानक एकदम बाहर आए, इसे पूरा का पूरा जो कोरोना का जो संकट है वो संकट बढ़ने की संभावना बढ़ी, तो बहुत सारे लोग कोर्ट में गए।
कुछ लोग मद्रास हाई कोर्ट गए, कुछ लोग दिल्ली हाई कोर्ट गए, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों। 6 मई, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 6 मई 2020 को 6 मई 2020 को तमिलनाडु सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने का निर्देश दिया। उसके खिलाफ में तुरंत लोग मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गए और मद्रास हाई कोर्ट में जाकर कहा कि सर, शराब की दुकानें खोलने से सोशल डिस्टेंसिंग टूट रही है, शराब की दुकानें खोलने की वजह से लोगों को शराब ना पीने की जो आदत पड़ी वो सब डिस्टर्ब हो रही है। ये सब बातें कही गई, इन सब बातों के बारे में तर्क दिया गया। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने शराब की दुकानों को खोलने का ये जो आदेश तमिलनाडु की सरकार ने जो दिया, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिए, इससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और इसी उद्देश्य से आपके बीच में आया हूं। जैसे ही मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा शराब की बिक्री, शराब की दुकानों को खोलने का जो आदेश दिया गया, उसे चैलेंज किया गया, तो मद्रास हाई कोर्ट ने शराब की दुकानें जो खोली गई है उस संदर्भ में किसी भी प्रकार से रोक लगाने के आदेश को देने से इनकार कर दिया। मद्रास के हाई कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में कहा, अनुच्छेद 47 एक नीति निर्देशक तत्व है और नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में हम किसी भी सरकार को इस संदर्भ में आदेश नहीं दे सकते हैं। मद्रास के हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 47 में यह लिखा हुआ है कि राज्य शराबबंदी के संदर्भ में प्रयास करेगा। इसका सीधा सा मतलब है ये पॉलिसी मैटर है, शराब बिकनी चाहिए नहीं बिकनी चाहिए ये सरकार खुद तय करेगी, कोर्ट इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा ये लगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने इसके साथ में एक बात और जोड़ दी, और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि शराब की जो दुकानें खोली गई है उस संदर्भ में आप होम डिलीवरी कर सकते हैं, ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने कहा। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, मद्रास हाई कोर्ट ने ऑनलाइन बिक्री या होम डिलीवरी के संदर्भ में जो निर्णय दिया, उस निर्णय के खिलाफ में तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। तो आप खेल का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से शराब इस लॉकडाउन जैसे मामले के अंतर्गत शराब किस तरह से विचार विमर्श का मुद्दा रहा है। दोस्तों, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि शराब घातक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शराब पर रोक लगानी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भारतीय संविधान में इस संदर्भ में जो प्रावधान किए गए काफी संतोषजनक प्रावधान है, क्योंकि ये सरकारों पर छोड़ा गया है संविधान के तहत कि सरकार शराबबंदी के संदर्भ में कानून बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है शराब के निषेध के संदर्भ में सरकार प्रयास करेगी। इसका सीधा सा मतलब है आप सरकारों को मजबूर नहीं कर सकते कोर्ट के माध्यम से। आपको और हमको ये प्रयास करना है कि सरकारों को या किसी भी राजनीतिक दलों को जब हम लोग वोट दें तो उस संदर्भ में उनसे हम लोग इस संदर्भ में प्रतिबद्धता प्राप्त करें ताकि शराब के संदर्भ में रोक लगाई जा सके। शराब ने कई सारे घरों को तोड़ा है। इन सारी बातों को करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया था। दोस्तों, शराब, लॉकडाउन और भारत के संविधान के तीनों के बीच में किस तरह के संदर्भ में है, किस तरह के संबंध है, इस विषय पर हमने बात की। आपने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।
सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे, तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ।